हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम अपनी न्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है पेपर फर्स्ट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। आज उनकी वीडियो का पार्ट है 5th। आज का हमारा टॉपिक का नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आधा था, आज कंप्लीट यहाँ पर होगा। तो जब भी किसी को कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी समझना है तो वो सेकेंड लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ दोनों पढ़ेंगे। एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? आप थर्ड लॉ को समझ ही नहीं सकते अगर आपने सेकेंड लॉ को नहीं समझा है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो तो प्रीवियस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो की लिंक दी गई है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उसको पहले देखिए, उसके बाद थर्ड लॉ को देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अब एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट। हम अच्छे से अब जान गए हैं कि एंट्रोपी क्या है, एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इसको अगर समझना है तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं थर्मल एनर्जी के द्वारा, तापीय ऊर्जा के द्वारा आप थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को समझ सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ दिस एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल एनर्जी। जितनी भी क्वांटिटी होती है एंट्रोपी की, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है? थर्मल एनर्जी से, तापीय ऊर्जा से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा क्यों? हम आगे आने वाले एग्जाम्पल से समझेंगे। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, सो क्वांटिटी ऑफ द एंट्रोपी इज ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें ये बताया था कि जब बर्फ से पानी होता है और पानी से जब वाटर वेपर होता है तब एंट्रोपी बढ़ती है। इसके साथ इसमें हमने ये भी चीज़ देखी कि एंट्रोपी कब बढ़ी? जब टेम्परेचर बढ़ा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए हमारा यही वाला एग्जाम्पल अब हमने टेम्परेचर में भी समझाया है। जब कोई आइस है, ठीक है, बर्फ है, उसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी जाके वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनेगा तभी जाकर वो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी वो लिक्विड फिर गैस बनेगी, दैट इज वाटर वेपर बनेगी। तो हमेशा जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगी। ये स्टेट चेंज करने से क्या होता है कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं पर्टिकुलर चीज़ में, दैट इज चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या वाटर वेपर हो, वहाँ पर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उनमें मूवमेंट्स देखे जाते हैं कि कौन से वाली स्टेट में मूवमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। और अब हम अच्छे से जानते हैं कि गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पर की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। और सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट सबसे कम होता है, क्योंकि वो अरेंज्ड फॉर्म में जमे हुए होते हैं। तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स अगर कम है तो वहाँ पर एंट्रोपी सबसे कम है। और अब एंट्रोपी तो हम समझ गए, अब उससे टेम्परेचर को कैसे रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि जब हम आइस देखते हैं और वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम है, तब उसी आइस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब वो वहाँ पर जो पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक नए स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड। ओके, अब ये लिक्विड में भी एंट्रोपी बढ़ी हुई है, बट गैस से ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है। जब उसका भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ओके, तब क्या हो जाता है कि गैस में हर जगह अलग अलग जगह पर डिवाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कौन? हमारे मॉलिक्यूल्स। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स देखा जाता है। और ये मूवमेंट्स क्यों देखा जाता है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पर एंट्रोपी भी ज़्यादा है। इसलिए हमारे ये वाला स्टेटमेंट कि क्वांटिटी ऑफ दिस एंट्रोपी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल एनर्जी से। जब भी अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी और घटेगी। एंट्रोपी आर रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। ये मैंने आपको अभी ही एग्जाम्पल में समझाया कि एंट्रोपी हमेशा मॉलिक्यूल्स में जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, उससे रिलेटेड होती है। फॉर एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर,
more atoms and molecules are free to move and to vibrate. That is, the more random or order or more chaotic the system, the greater will be its entropy. ये सेम एग्जाम्पल के ही बारे में बताया गया है कि अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये देखा जाता है कि वहाँ के मॉलिक्यूल्स कितना मूवमेंट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वो मूवमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी. लेकिन एट एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? व्हेन ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, the entropy of a pure substance is also zero. This statement is called third law of thermodynamics. ये कहा गया है कि समझ लीजिए कि जब टेम्परेचर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक ऐसा टाइम आ गया, एक ऐसा कुछ वक्त आ गया कि जब हर मॉलिक्यूल ने मूवमेंट करना ही बंद कर दिया. उस टाइम को मॉलिक्यूल्स जब मूवमेंट करेंगे ही नहीं, तब वह सब्सटेंस ना ही लिक्विड में जा रहा है, ना ही गैस में जा रहा है, ना ही गैस से लिक्विड में आ रहा है, ना ही सॉलिड में आ रहा है. तो इससे क्या हो जाता है कि वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस हो जाएगा. उसमें कोई भी डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, उसमें मॉलिक्यूल्स का मोशन ही नहीं हो रहा है. तब उस टाइम को, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो. और इसी को स्टेटमेंट को हमने कहा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एट एब्सोल्यूट जीरो, जब टेम्परेचर बिल्कुल जीरो रहेगा, जब किसी भी तरीके का मॉलिक्यूलर मोशंस नहीं देखा जाएगा, तब एंट्रोपी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो जीरो. मतलब जब टेम्परेचर अगर जीरो है तो हमारा एंट्रोपी भी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ जीरो पर. यहाँ पर हम जानते हैं जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो जीरो हमेशा यहाँ होता है, ये प्लेस पर जीरो होता है. तो अगर टेम्परेचर जीरो है तो एंट्रोपी भी कहाँ रहेगी? जीरो पर. और यही हमारी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. इस लॉ को दिया है डब्ल्यू नर्स्ट ने. इस स्टेट से हम इसे भी इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज अ जीरो. परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या हो सकता है? आइस, एक एग्जाम्पल. ठीक है, आइस को हम देखेंगे कि जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है तो अब उसमें किसी भी तरीके के मॉलिक्यूलर मोशन नहीं है, ना ही बर्फ पानी हो रहा है, ना ही वो उसमें सब्लिमेशन जैसा कुछ हो रहा है कि डायरेक्ट गैस बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो जब किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स में मोशन नहीं है, तब टेम्परेचर बिल्कुल जीरो है, तब हमारा एंट्रोपी भी जीरो हो जाता है. इसको हम इस इक्वेशन के द्वारा बताएंगे. जैसे हमने सेकेंड लॉ को एक इक्वेशन के द्वारा डिनोट किया था, रिप्रेजेंट किया था, उसी तरीके से एस को यहाँ पर मतलब एंट्रोपी को बताया है कि वो भी जीरो हो जाएगी. कब? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर. अब इसे हम और अच्छे एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं कि एंट्रोपी इज ए स्टेट नॉट ओनली ऑफ एनर्जी बट ऑफ अ मैटर. हम ये भी कह रहे हैं कि एनर्जी पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता है एंट्रोपी, वहाँ पर पाए जाने वाले मैटर मतलब मटेरियल्स क्या है उस पर भी डिपेंड करता है. यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल वाला एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. आपने सभी ने केमिस्ट्री तो अच्छे से पढ़ी है, तो यहाँ पर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देख रहे हैं. ओके, अब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. सब मिला के कितने हो गए? 7 मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर ये देखिए, पिक्चर पर आ जाइए आप सभी. 7 मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5 6. ये किसके? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स. और ये सबसे बड़ा स्क्वायर वाला हमें दिख रहा है ग्लूकोज, जो सॉलिड स्टेट में है. ठीक है, ये. तब यहाँ पर देखो कि एंट्रोपी यहाँ पर क्या है? लोअर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सॉलिड सब्सटेंस है जो ज्यादा मूव नहीं करेगा, तो इस वजह से एंट्रोपी भी लोअर है. ठीक है, अब क्या हुआ? जब इन्होंने रिएक्ट किया, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ, तब उन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. पानी के 6 मॉलिक्यूल्स बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स बनाए. इसमें हमें देखने को मिला कि फ्रीडम ज्यादा मिल गई मॉलिक्यूल्स को मोशन करने की, मतलब मूवमेंट्स करने की उनको फ्रीडम मिल गई है. तो इस वजह से यहाँ पर एंट्रोपी हायर हो गई. देखो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल था जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन इस दोनों के रिएक्ट करने से वो मॉलिक्यूल्स बने जो एक दूसरे के साथ अलग अलग जगह पर मूवमेंट्स कर सकते हैं. तो वहाँ पर एंट्रोपी भी इंक्रीज हो गई. टेम्परेचर बढ़ने के साथ वहाँ पर एंट्रोपी भी इंक्रीज हुई और साथ में मैटर भी इंक्रीज हुए.
मतलब यहाँ पर जब 7 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन यहाँ पर कितने आ गए, 12 मॉलिक्यूल्स। मतलब मैटर अगर वहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी बढ़ने के साथ ही एंट्रोपी भी बढ़ती है, मतलब उसमें पाए जाने वाली एनर्जी भी बढ़ेगी जब अगर उसमें मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये लिखा है फर्दर 6 कार्बन एटम्स आर फार लेस कंसंट्रेटेड इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स देन इन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, thus having increased entropy than the later। एंट्रोपी हमारी बढ़ गई क्योंकि हमारा मैटर भी बढ़ गया और हमारा टेम्परेचर भी बढ़ गया। इसलिए सिंपलर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि whenever a chemical reaction results in an increase in the number of molecules, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बाद में जाके रिजल्ट देती है किस में, कि वो इंक्रीज कर दे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, बढ़ा दे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। और या तो हम ये भी कह सकते हैं व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट्स, तो उससे क्या मिलता है कि मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट और फ्रीडम मिल जाता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स करने के लिए, जो उन्हें सॉलिड में नहीं मिल पाता। तो इसी वजह से मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बढ़ने की वजह से एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।